तो कैसे कमांड के साथ कॉपी को कंप्लीट करके आए कि आंसर लिखने के बाद हमें यह विश्वास रहे कि सिलेक्शन हो रहा है। वैसे ओवरऑल आप लोग जानते हैं कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये सारा जो पार्ट होता है वो डालना हो, पर अल्टीमेटली हम एक बात नहीं समझ पाते हैं कि उन चीजों को समझना बहुत आसान है कि अच्छा इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये सारी चीजें हमारे आंसर राइटिंग में जानी चाहिए, लेकिन उसमें वो चीजें जाएंगी कैसे एग्जामिनेशन हॉल में उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे अगर आपको टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग बताया जा रहा है तो इसलिए बताया जा रहा है कि एग्जाम में आपको दिमाग लगाना नहीं पड़े, रिकॉल करने की जरूरत ना पड़े, वो अचानक से चीजें याद आ जाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएएस हब। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को खत्म हुए करीब 10 दिन बीत चुके हैं और आप लोग अपने अपने मेंस की तैयारियों में लग गए होंगे, और अगर नहीं लगे हैं तो अब लग जाइए, क्योंकि स्पेकुलेशन वाली चीज़ों से बाहर आना होगा। एग्जामिनेशन में, मेंस के एग्जाम में चाहे 4 महीने बचे हों या 5 महीने बचे हों, दिन तो गिन के बचे हुए हैं ना। अगर 5 महीने भी हैं तो 150 दिन है, 150 डेज। और अगर आप 10 दिन बर्बाद कर चुके हैं, 140 बचे हैं, फिर 130 बचेंगे, और लास्ट में ये एक एक दिन बहुत भारी पड़ जाता है। तो आप लोग अपनी तैयारियों को अपने अपने लेवल पे शुरू कर दीजिए। हम लोग भी अपनी साइड से एक बैच लॉन्च कर रहे हैं, बीपीएससी क्यूईपी बैच, क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, जो पहले यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए काफ़ी सक्सेसफुल चला है और लास्ट ईयर हमने इसको बीपीएससी के लिए भी लॉन्च किया। इसमें हमारा मेन फोकस आंसर राइटिंग की क्वालिटी पे होता है, क्योंकि आंसर राइटिंग, आंसर तो लिखना ही होता है। अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है तो आप जाके आंसर लिखते हैं, और क्या लिखते हैं कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद नहीं समझ में आ रहा होता है, बस किसी तरह से कॉपी कंप्लीट कर लेते हैं। तो कैसे कमांड के साथ कॉपी को कंप्लीट करके आए कि आंसर लिखने के बाद हमें यह विश्वास रहे कि सिलेक्शन हो रहा है। और ये विश्वास हो सकता है, विश्वास मानिए एक एक व्यक्ति, एक एक स्टूडेंट कई बार सिलेक्शन अगर ले रहे हैं तो किस्मत के भरोसे नहीं ले रहे हैं। उन्हें आंसर राइटिंग का बेसिक हैक ये पता है कि लिखा कैसे जाता है। अगर आपने पेपर पूरा किया, जो कि एक प्राइम कंडीशन है कि आपको पेपर पूरा करना चाहिए, लेकिन उसके साथ उस पेपर को पूरा करने में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, ये हम आपको आंसर राइटिंग में सिखाते हैं। और हमारा मेन यूएसपी यही है कि उसमें आपके आंसर को एनरिच करना सिखाते हैं। और वो एनरिच करने के लिए सबसे पहले आपको आंसर की जो बेसिक हाइजीन होती है कि उसमें कौन कौन सी चीज़, आंसर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। वैसे ओवरऑल आप लोग जानते हैं कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये सारा जो पार्ट होता है वो डालना हो, पर अल्टीमेटली हम एक बात नहीं समझ पाते हैं कि उन चीज़ों को समझना बहुत आसान है कि अच्छा इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें हमारे आंसर राइटिंग में जानी चाहिए, लेकिन उसमें वो चीज़ें जाएंगी कैसे एग्जामिनेशन हॉल में उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और बीपीएससी में 2 तरह के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो शॉर्ट टाइप होते हैं, 1.5 पेज वाले, और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 6-7 पेज वाले होते हैं, 38 मार्कर्स टाइप। ऐसे में दोनों को बैलेंस करना एक चैलेंज है। मैं इसमें अलग अलग वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे दोनों तरह के आंसर को आप लोग मैनेज कर सकते हैं, क्या करना होता है। आज मैं आप लोगों को बेसिक ये बताने जा रहा हूँ कि एक आंसर राइटिंग में, हमारे कोर्स में हम आपको किस तरह से आपको तैयार करवाते हैं कि आप आंसर में वो सारी चीज़ें डाल पाएँ और उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में कर पाएँ। तो देखिए, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। किसी आंसर की जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, अगर ये आपकी कॉपी का फॉर्मेट मान ले, आप सबको ये बात पता होगी कि आंसर में सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन जो पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन वाला, ठीक है, देन बॉडी वाला, देन कंक्लूजन वाला। ये बेसिक बात सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं। इसके बाद ये जो बॉडी है, इसमें जितने सब पार्ट्स हैं, मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में 2 पार्ट में पूछा गया है, किसी चीज की अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों के बारे में पूछा गया है, तो एक सब पार्ट हो जाएगा अपॉर्चुनिटीज, सब पार्ट 1, एक हो जाएगा सब पार्ट 2। ये सारी बातें हम बेसिक समझते हैं, इन चीजों को हम जानते हैं, लेकिन ये चीज करना कैसे है, ये अपने आप में लिमिटेड टाइम में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। मैं लिमिटेड टाइम की बात कर रहा हूं। यहाँ पे अगर आपको टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग बताया जा रहा है तो इसलिए बताया जा रहा है कि एग्जाम में आपको दिमाग लगाना नहीं पड़े, रिकॉल करने की जरूरत ना पड़े, वो अचानक से चीजें याद आ जाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें समझना होगा इस फॉर्मेट पे किस तरह से कमांड किया जा सकता है और क्यूईपी में हम किस तरह से उस पर आपको कमांड करना सिखाते हैं। तो आपने ये समझ लिया, एक इंट्रोडक्शन है, एक कंक्लूजन है, एक बॉडी पार्ट है। अब समझिए बात। इंट्रोडक्शन अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लिखना हो तो आप जनरली कई बार क्या करते, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक डेफिनेशन डाल दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं गए हैं और क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आप सीधे एक इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन डाल देते हैं, और डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से हमारा तैयार नहीं होता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में ये चीज़ इंश्योर करनी है कि जो स्टैटिक के क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमारा पहले से कमांड हो, हमें पता रहे, हमारे दिमाग में वो टेम्पलेट पूरा तैयार रहे कि हम क्या जाके वहाँ पे लिखने वाले हैं। और आप अगर मोटे नोट्स में अगर उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, किसी भी नोट्स में, किसी बुक में, वो सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका फॉर्मेट अगर आपने अपने हाफ पेजर नोट्स में तैयार नहीं किया है
तो वो काम नहीं होगा। आपको अपने हाफ पेजर नोट्स बनाने हैं बिल्कुल, जिसको आप लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सकें, और एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर रहे, तैयार, आप उसको चेप के आ जाए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये 50% क्वेश्चन या 40% क्वेश्चन में भी आप कर पाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन जो डायनेमिक नेचर के हैं उसमें आप दिमाग लगा पाएंगे और वहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन शुरू होता है और हम सबसे पहले कहीं पे हमें हर्डल मिलता है, वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। कई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हम 1 मिनट तक इंट्रोडक्शन ही सोच रहे हैं कि लिखे क्या। तो इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी इफेक्टिव। इंट्रोडक्शन बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए। अगर लैंड रिफॉर्म पे क्वेश्चन है तो लैंड रिफॉर्म का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हम डाल सकते हैं और वो डेफिनेशन बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। या फिर अगर हम किसी क्वेश्चन में करंट का कोई इश्यू उठा के लेके आते हैं तो फिर वो हमारा तैयार होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल के लिए। स्टैटिक क्वेश्चन की बात करें तो स्टैटिक के क्वेश्चन में, या फिर किसी और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के क्वेश्चन की बात करें, जैसे हर बार मॉडर्न आर्ट, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे हर बार मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पाला आर्ट्स, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा पहले से तैयार होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आएगा तो हम किस तरह से इंट्रोडक्शन में सामने वाले को बांध पाएंगे और उसमें एग्जैक्ट कुछ ऐसा कीवर्ड यूज करेंगे जिससे वो समझ जाएगा कि हमें इसके बारे में डिटेल में पता है। कुछ फैक्ट्स का यूज जैसे डेट, ये सारी चीज़ें सुनने में बहुत नॉर्मल लग रही है, बहुत जनरल लग रही है, पर अगर आपने एग्जामिनेशन की उसको पहले से तैयार नहीं किया अपने नोट्स में तो एग्जाम तक पहुंच नहीं पाएगा। इसका हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरी बात, बॉडी के लिए सबसे पहले आपके पास कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट अगर नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा। वो कंटेंट वाली चीज़ हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। उस कंटेंट में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका फॉर्मेट बिल्कुल हाफ पेजर नोट्स, जो भी आपको यहाँ से नोट्स मिल रहा है, हाफ पेजर नोट्स के रूप में तैयार होना चाहिए कि अगर किसी चीज़ की चैलेंजेस पूछी गई, किसी चीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ पूछी गई, तो हमारे पास 7-8 पॉइंट्स बिल्कुल लिखे हुए होने चाहिए और हर चीज़ को हम सब्सटेंशिएट कर रहे हों एग्जाम्पल से। ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी पॉइंट को सब्सटेंशिएट करना एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे अगर सब पार्ट 1 है, इसमें आपने अगर मान लीजिए 5 पॉइंट लिखा या 6 पॉइंट लिखा, क्या आपके पास हर चीज़ के लिए एग्जाम्पल अवेलेबल है या नहीं? उसी तरह से सब पार्ट 2 में आपने 5 या 6 पॉइंट लिखा, आपके पास एग्जाम्पल अवेलेबल है या नहीं? मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को ये बताऊंगा कि 38 मार्कर क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं और 8 मार्कर क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं। आज की क्लास में आप पहले ये समझ लीजिए कि किस तरह से क्यूपी में वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली। उसी तरह से जो कंक्लूजन वाला पोर्शन होता है, वो पोर्शन काफ़ी विजनरी टाइप का होना चाहिए, कुछ सजेस्टिव कंक्लूजन होना चाहिए। हेंस और देयरफॉर वाले कंक्लूजन से काम नहीं चलेगा। हेंस, देयरफॉर, सो, इस टाइप का कंक्लूजन देने से काम नहीं चलेगा। उसी बात को, घिसी पिटी बात को फिर हम दोबारा लिख के आ जाते हैं और जहाँ पे हमारे पास मौका है कुछ स्कोर करने का, वहाँ पे हम स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे मटेरियल में जो जो चीज़ आपको मिलती है वो क्या क्या मिलती है। जैसे ये आपका कंटेंट है, जैसे इंडियन पॉलिटी का है, तो जो भी टॉपिक जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, पीवाईक्यूज जैसे दिया हुआ है, डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। आपको लगेगा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, इसको क्या ही पढ़ के जाना है? पढ़ के जाना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन में पॉइंट्स लिख देंगे, पहला पॉइंट कि इनके बीच ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, वैसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको एग्जैक्टली वो आर्टिकल डालना है कि किस टाइप का रिलेशन है उनके बीच में, किस तरह से प्राइम मिनिस्टर को सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह को फर्निश करना होता है प्रेसिडेंट के सामने, वो आर्टिकल के साथ तैयार करना होगा आपको। और हाफ पेजर नोट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, इन सब जगह से निचोड़ आप निकाल के उसको लिखेंगे अपने हाफ पेज में, तो फिर आपके मार्क्स आ पाएंगे। ये बिल्कुल जो जनरलाइज टाइप के क्वेश्चन है, जो देख के लगता है कि ये तो आता ही है, एग्जामिनेशन हॉल में आप इसमें बिल्कुल प्लेन और सिंपल लिख के आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में मार्क्स उठाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इन सारी चीज़ों को तैयार करेंगे तो कंटेंट के लिए आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये जो नोट्स आपको मिल रहा है, ये आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा देगा। इसमें सारे आर्टिकल का कहाँ पे क्या डालना है, जो भी चीज़ें हैं, सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। अभी शॉर्ट में आप सब समझ लीजिए, जैसे कोई भी जितने तरह के इंपॉर्टेंट केसेस हुए हैं, अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो किस तरह से केशवानंदन भारती केस लेके उसकी पूरी जर्नी जो है वो सारी बातें दी रहेंगी, या बैकग्राउंड जो रहेगा उसकी बातें दी रहेंगी। ये चीज़ ऐसे मटेरियल में तो और भी जगह मिल ही जाता है, किसी भी जगह मिल जाएगा। आप खुद से कर रहे हैं, खुद से कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, साथ में हाफ पेजर नोट्स आप बना रहे हैं, तो आपका एक जगह सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो बॉडी पार्ट के लिए आपके पास ये तैयार हो गया, एग्जाम्पल्स के लिए आपके पास सारी चीज़ें तैयार हो गई कि अच्छा इसमें से ये एग्जाम्पल देना है, इसमें ये एग्जाम्पल देना है। जो डायनेमिक टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो गुड गवर्नेंस का टॉपिक हो, ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक हो, जेंडर इशू का टॉपिक हो, इन सारे इशू को हैंडल करना सबसे मुश्किल हो जाता है। डायरेक्शन नहीं समझ में आता है, क्या लिखे क्या नहीं लिखे। किसी भी चीज़ से रिलेटेड बात हो जाएगी, चैलेंजेस ऑफ ये, चैलेंजेस ऑफ वो, किसी पर्टिकुलर सेक्टर का चैलेंजेस, ये इन सब चीज़ों के लिए टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग करवाई जाती है यहाँ पे। जैसे ये देखिए, ये टेम्पलेट है। कोई भी चैलेंज अगर हो, किसी भी सेक्टर का चैलेंज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर कोई चैलेंज है, अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई चैलेंज है, कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं, वो सारी बातें आपको याद करने के लिए जो सब हेडिंग आप बना रहे हैं, याद करनी,
जो सब हेडिंग आप बना रहे हैं उन सब हेडिंग के लिए आपके पॉइंट्स दिमाग में टेम्पलेट से आते हैं। जैसे अगर मान लीजिए चैलेंजेस का है तो ये आपको पिट्स चैलेंजेस दिए हुए हैं। P फॉर पॉलिसी रिलेटेड चैलेंजेस, प्रोडक्टिविटी रिलेटेड चैलेंजेस, I फॉर इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, इससे रिलेटेड चैलेंजेस, इंटरमीडिएट से रिलेटेड चैलेंजेस। ये सारे चैलेंजेस आप किसी भी चीज़ में अगर लगाएंगे, चाहे मिनरल रिसोर्सेज से रिलेटेड चैलेंज हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चैलेंज हो, आपको यही PITS, T फॉर टेक्नोलॉजिकल कोई चैलेंज होगा, है ना, टेक्नोलॉजिकल कोई बॉटलनेक होगा, या फिर ट्रेनिंग से रिलेटेड किसी चीज़ की कमी होगी, जैसे फिर हमारे यहाँ साइंटिफिक फार्मिंग की बहुत कमी है, वो सब यहाँ आ सकता है। उसी तरह से स्किल की कमी हो सकती है, सेफ्टी, स्टोरेज वाला आप इशू जानते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना बड़ा है। तो इस तरह से ये अगर हमारे पास सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज पे ये तैयार रहे, इस टाइप से टेम्पलेट तैयार रहे, तो एटलीस्ट 50-60% क्वेश्चन जो है उसका मसाला, उसका मटेरियल हमारे पास ऑलरेडी तैयार होगा, जिसको हमें जाके बस रेप्लिकेट करना हो। अगर इस पे हम लोग काम कर लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मेंस में। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, जैसे स्काउट्स एंड गाइड्स जम्मूरी का क्वेश्चन आ गया, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको असहज करने के लिए आते हैं, आपको अनकंफर्टेबल करने के लिए आते हैं। लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन जिसको आप पहले से तैयार कर सकते थे, आप उसमें जाके अनकंफर्टेबल हो जा रहे हैं, तो वाकई में जो अनकंफर्टेबल करने के लिए क्वेश्चन आए हैं उसको आप कैसे ही हैंडल करेंगे। इसलिए हमें पहले से बिफोर हैंड इसकी तैयारी करके रखनी है। तो ये आपने देख लिया कि यहाँ से आपको सब हेडिंग वगैरह मिल जाएगा, तो आपकी बॉडी इससे तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिखना है, ये सारी चीज़ें लिख के यहाँ पे तैयार करनी है। आपने यहाँ पे पॉइंट लिखा और उसके बाद उसका एग्जाम्पल डाल दिया। ये सारी बातें डिटेल में आपको KP में बताई जाए। इंट्रोडक्शन के लिए आपने पहले से इंट्रोडक्शन तैयार करके रखा हुआ है हाफ पेजर नोट्स में। बॉडी के लिए आपको मटेरियल यहाँ पे मिल जा रहा है। कॉन्क्लूजन में कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको मार्क्स दिलवा सकते हैं, जैसे थीम वाइज कीवर्ड्स जो आपकी बॉडी में भी यूज हो सकता है, कॉन्क्लूजन में भी यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, राइटफुल प्लेस एट इंटरनेशनल हाई टेबल। आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कोई नई बात क्या है। नई बात यह है कि अगर ऐसी चीज़ें आपने पहले से तैयार करके नहीं रखा हुआ है, कोई की सेंटेंस वगैरह, तो फिर आप उसको लिख ही नहीं पाएंगे ना वहाँ पे। इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन अगर मान लीजिए बिम्स्टेक की बात हो रही है, मिशन सागर की बात हो रही है, तो आप वहाँ पे लास्ट में एक बात लिख देंगे, दैट वुड प्लेस इंडिया एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। ये बहुत बड़ी बात है। इस टाइप का कोई चीज़ अगर आप लास्ट में लिखते हैं तो बहुत मैटर करता है। G20 से रिलेटेड क्वेश्चन है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम, ऐसी कई सारी चीजें आपको मिल रही होंगी, जैसे फ्रॉम आइडियलिज्म टू प्रैग्मेटिज्म, फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू वेव ऑफ अलायंसेस। आप हमेशा देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन आता ही आता है। GS से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा इंटरनेशनल लेवल का, कि इंटरनेशनल फोरम में इंडिया का क्या प्लेस है, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की क्या इज्जत है, क्या सिचुएशन है। वहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि किस तरह से हमारी स्ट्रैटेजी अभी काम कर रही है। लास्ट में आप कंक्लूजन में बता सकते हैं फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू वेव ऑफ अलायंसेस। एक समय था जो हमारा NAM चल रहा था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। आज एक समय है जबकि हम सबसे अलायंस कर रहे हैं, किसी एक के साथ नहीं है, तो वेव ऑफ अलायंसेस है। इस टाइप की चीज लास्ट में जाते जाते एग्जामिनर का ध्यान अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे जब आपके कंक्लूजन में ये चीज दिखेगी कि अच्छा कंक्लूजन में कुछ ऐसा कीवर्ड, कुछ आपने लिखा और लास्ट में फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू वेव ऑफ अलायंस, तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं एग्जामिनर को। आज का मकसद मेरा सिर्फ ये बताना है कि आप किस तरह से अपने आंसर को एनरिच कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बॉडी में आपको माइक्रो डायग्राम कैसे बनाने हैं, आंकड़ों को आप किस तरह से माइक्रो डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लासेस में हम लोग ये भी बताते हैं कि किस तरह से आप किसी भी आंकड़े को माइक्रो डायग्राम में कन्वर्ट करें। जैसे 3 आंकड़े लिखे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इरिगेशन सोर्सेज लिखा हुआ है, तो आप उसको पाई चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि करके आप अपनी कॉपी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं और मार्क्स ले सकते हैं। हमारे मटेरियल में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिसके लिए आपको अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें, और ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके आंसर को बिल्कुल डिफरेंट बना देगा, अट्रैक्टिव बना देगा। और ये मैटर करता है। अगर आप आधा मार्क्स, 1 मार्क्स एक्स्ट्रा ले पा रहे हैं, अगर आप थोड़ा मार्जिन एक्स्ट्रा ले पा रहे हैं, एज ले पा रहे हैं हर आंसर में, तो फिर अल्टीमेटली बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, 3 चीज़ों को मिला के, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसके अलावा री एनर्जाइज द वर्ल्ड, ऐसे करके रिस्पॉन्ड, रिफॉर्म, रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइज, 4R ऐसे भी हम लिख सकते हैं, 4R करके लिख सकते हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा कुछ फार्मूला मेथड है, जैसे हम कुछ फार्मूले तैयार करवाते हैं। जैसे ये देखिए, आपने फार्मूला के फॉर्म में कोई 2 चीज़ें जोड़ के उसका क्या रिजल्ट होगा, ये बात आपने फार्मूला के फॉर्म में लिख दिया। स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन फार्मूला की तरह से लिखने पे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, उस पर ध्यान जाएगा। ये सारी छोटी चीज़ें जो हैं आपको एक्स्ट्रा एज देंगी। तो अगर आप अपने आंसर राइटिंग में
वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, इसका नाम ही है क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम। बेसिक क्वालिटी मतलब बेसिक मटेरियल अगर आपके पास, मतलब बेसिक चीज़ें जो आप प्रीलिम्स में पढ़ के आए हैं, ऑब्वियसली आपको बेसिक नॉलेज है चीज़ों का, और उसके बाद आपने उसमें अगर एनरिचमेंट किया टारगेट बेस्ड, तो फिर आप बहुत आगे निकलेंगे। अगर आप मान के चलें कि 5 महीने भी हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं एक चुनाव है, ये है, ठीक है, मान लो 5 महीने एग्जाम है, तो भी 150 डेज ही है ना। तो इन 150 डेज में आपके पास टॉपिक्स कितने सारे हैं, 150 से तो ज़्यादा टॉपिक्स हैं, और उन टॉपिक्स पे कमांड करना, उसके बीच में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करना। अगर टॉपिक पे कमांड है तो ही आप फिर बाद में आंसर राइटिंग कर पाएंगे। तो फिर जल्दी से जल्दी आप अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए ताकि आप एक एज ले सके बाकी कॉम्पिटिटर्स पे। ऑल द बेस्ट, विश यू अ गुड लक।